नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल द वे टू आईएएस में। फ्रेंड्स, जो हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज चल रहा है उसके तहत आज हमारा 15वां सीरीज है, 15वां वीडियो है जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। पहला टॉपिक है हमारा वेब 3.0। फ्रेंड्स, जैसे ही वेब 3.0 ये बात को इंडिकेट करता है कि इससे पहले वेब 1.0 और वेब 2.0 ऑलरेडी हो चुका है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं वेब 3.0 की। ये वास्तव में नेक्स्ट स्टेज का वेब इवोल्यूशन है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सहयोग से मानव के जितना इंटेलिजेंस वाला इंटरनेट जो फैसिलिटीज़ है उसको प्रोवाइड करने का इसमें प्रोविजंस है। ये जो वेब 3.0 है ये मोर इंटेलिजेंट होगा, मोर कनेक्टेड होगा और मोर ओपन वेबसाइट होगा। इसका जो सिग्निफिकेंस है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये इसके तहत जो डाटा होगा वो मोर रिलीवेंट डाटा इससे हो सकता है। जो डाटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी होगा वो काफ़ी इंश्योर होगा और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत बड़े लेवल पे और बहुत ही तेज़ी से होगा। फ्रेंड्स, ये वेब 3.0 था। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इसको शॉर्ट में बोलते हैं JWST। फ्रेंड्स, नासा का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टेलीस्कोप है। ये रॉकेटेड इनटू द ऑर्बिट, इसको छोड़ा जा चुका है ऑर्बिट में। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है इसके तहत नासा का, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का और कैनेडियन स्पेस एजेंसी का। इन तीनों के कोलैबोरेशन से ये प्रोग्राम चल रहा था। JWST जो है ये सक्सेसर है किसका? हब्बल स्पेस टेलीस्कोप का। ये इससे पहले चल रहा है, ये ऑलरेडी फंक्शंस में है, इसके बहुत सारे पिक्चर्स आ चुके हैं। इसी का सक्सेसर होगा जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसका गोल क्या है? 2 पॉइंट इसमें गैलेक्सी से रिलेटेड है और बाद बाकी जो पॉइंट्स है वो स्टार्स प्लैनेट्स से रिलेटेड है। तो ये गैलेक्सी से रिलेटेड 2 पॉइंट है। सबसे पहले बिग बैंग, लगभग 13.5 बिलियन ईयर से वो जो बिग बैंग हुआ था उसके बाद जो गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हुआ है उसके बारे में स्टडी करना कि कैसे हुआ, पहला गैलेक्सीज कैसे बना। दूसरा, जो गैलेक्सीज है उसका जो इवोल्यूशन हुआ है कैसे हुआ है उसको डिटरमाइन करना है। उसके बाद हम स्टार्स के बारे में बात करते हैं, गैलेक्सीज के बाद स्टार, कि स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ फर्स्ट स्टेज से लेकर के आज जो प्लेनेटरी स्टेज है स्टार का, मतलब स्टार के साथ साथ जो चारों बगल प्लेनेट है इसका जो फॉर्मेशन हुआ शुरुआत से लेकर के इस स्तर तक जो स्टार का फेज आया है उसको ऑब्जर्व करना और जितने भी प्लेनेटरी सिस्टम्स हैं उनका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको मेजर करना। एंड जो ये सिस्टम्स है प्लेनेटरी अदर सिस्टम्स है उन पे जो पोटेंशियल लाइफ हो सकते हैं उनकी संभावना का पता लगाना, ये इसका गोल्स है, ये इसका लक्ष्य है। JWST इज हेडेड फॉर सन अर्थ लैग्रेंज पॉइंट 2। अब हम जानते हैं कि ये जो लैग्रेंज पॉइंट है ये क्या होता है। मतलब ये जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है इसको जो लॉन्च किया गया है, रॉकेटेड हुआ है, तो ये एक पार्टिकुलर जगह पे जाकर के इसको स्थानांतरित किया जाएगा। उस पॉइंट को नाम दिया गया है लैग्रेंज पॉइंट। ये लैग्रेंज पॉइंट क्या है ये देख लेते हैं। एक तरह का ये पोजीशन है स्पेस में, कहाँ होगा लोकेटेड, कौन सा पोजीशन है? वो है जब कोई 2 बॉडी है जैसे सन और अर्थ है, इनका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऐसा जगह जहाँ की इन दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, ऐसे जगह को लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं। वहाँ पे जब किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को आप रख देंगे जहाँ की इक्वल ग्रेविटेशनल फोर्स हो, तो वहाँ पे वह वस्तु बिल्कुल स्टैटिक अवस्था में रहेगा और उस प्लेनेट के साथ मूव करता रहेगा। मतलब वो इधर उधर नहीं होगा, बिल्कुल स्टैटिक वे में एक समान रेखा में वो मूव करता रहेगा। ऐसे पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पार्कर मिशन। ये क्या है? नासा का पार्कर सोलर प्रोब है, ये मिशन है नासा का। वास्तव में ये जो पार्कर सोलर प्रोब मिशन है, ये जो प्रोब है
ये अभी अभी जो सन का अपर एटमॉस्फेयर है जिसका नाम है कोरोना, याद रखिएगा, इससे क्रॉस किया है। मतलब कहने का ये है कि जो सन का एटमॉस्फेयर है उसको टच करने वाला मानव के इतिहास में यह पहला स्पेस क्राफ्ट है। फ्रेंड्स, नासा का एक प्रोग्राम है जिसका नाम है लिविंग विथ स्टार, इसी का पार्ट है ये पार्कर सोलर प्रोब मिशन। फ्रेंड्स, इसका नाम एक व्यक्ति हैं जो फिजिसिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, उनका नाम है यूजीन न्यूमैन पार्कर। इनके नाम पर ही ये पार्कर सोलर प्रोब का नाम रखा गया है। इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि कैसे कोई जो स्टार होता है उससे एनर्जी का रेडिएशन होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी दिया इन्होंने। फ्रेंड्स, जो पार्कर सोलर प्रोब है इसमें कार्बन कंपोजिट सील्ड, मतलब इस प्रोब का जो सील्ड होगा, चारों ओर से जो आवरण लगा गया है वो कार्बन कंपोजिशन से बना हुआ है, जिसके कारण कि सन का जो टेम्परेचर है खास करके बाहरी एरिया का वो अराउंड 1377 सेंटीग्रेड है। इतने टेम्परेचर में भी ये जो सर्वाइव कर रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ कार्बन कंपोजिट सील्ड के कारण। फ्रेंड्स, इसका रिलेवेंस क्या है? वास्तव में ये पार्कर सोलर प्रोब जो मिशन है इसका जो सन का इवोल्यूशन हुआ है इसके बारे में बहुत ही डेप्थ नॉलेज, इंसाइट प्राप्त करने में हमको इससे मदद मिलेगा। और जो सबसे रिलेवेंट है हमारे लिए, मानव के लिए, वो ये है, इससे हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे एक्सट्रीम वेदर जो हो सकता है, जैसे कि सन स्टॉर्म, इस तरह के जितने भी एक्सट्रीम वेदर हो सकते हैं उनको पहले ही हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ये इनका रिलेवेंस होगा। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2021, ये WHO ने जारी किया है। इसमें इंडिया से रिलेटेड जो फैक्ट है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि WHO का साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स में जितने डाटा बताया गया है उसमें 83% जो केसेस है वो इंडिया से ही रिलेटेड है। फ्रेंड्स, ग्लोबली लगभग 40 कंट्रीज़ या टेरिटरीज ऐसे हैं जिनको ग्रांटेड किया गया है WHO के द्वारा, मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन दिया गया है उनको, जिसमें कि चाइना है, अल सल्वाडोर है, अर्जेंटीना एंड उज्बेकिस्तान। ये चाइना को याद रखिएगा और उज्बेकिस्तान को ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि अभी जो अफगानिस्तान में जो भी कुछ हो रहा था उसके कारण उज्बेकिस्तान बहुत चर्चा में था। तो मतलब WHO ने उज्बेकिस्तान, अर्जेंटीना, अल सल्वाडोर और चाइना, ये 4 देश के अलावा अन्य देशों को भी मलेरिया फ्री घोषित किया है। मलेरिया क्या है? ये लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है, मॉस्किटो बॉर्न है और एक तरह का ब्लड डिजीज है। ये होता है प्लाज्मोडियम पैरासाइट्स के कारण, और ये जो पैरासाइट्स है प्लाज्मोडियम, ये स्प्रेड होता है मच्छर से, मॉस्किटो से, और उस खास करके जो फीमेल एनोफिल्स मच्छर है, जो मॉस्किटो है, इनके कारण ये स्प्रेड होता है। फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा ये सारे फैक्ट को। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है जेनोबॉट्स। ये क्या है? वर्ल्ड का पहला लिविंग रोबोट्स है ये, ठीक है। जेनोबॉट्स का नाम जो है इसलिए दिया गया है क्योंकि अफ्रीका में एक फ्रॉग है जिनका नाम है जेनोपस लेविस। इस फ्रॉग के नाम पे, इसी के नाम से जेनो वर्ड लिया गया है, जेनोपस से जेनो और रोबोट्स से बोट्स लिया गया है, इसीलिए इसका नाम जेनोबॉट्स दिया गया है। ये जो फ्रॉग है इनका स्टेम सेल से इस रोबोट को बनाया गया है, स्टेम सेल से बनाया गया है, इसीलिए यह लिविंग रोबोट्स है, ठीक है फ्रेंड्स। जो जेनो रोबोट्स है ये लेस देन मिलीमीटर वाइड का होगा, बहुत ही छोटा होगा। ये मूव कर सकता है, ये आपस में एक जगह कलेक्ट हो सकता है टुगेदर, और एक ग्रुप में आकर के काम कर सकता है, इसकी सबसे बड़ी खासियत है। अब जरा जान लेते हैं कि स्टेम सेल क्या होता है। ये एक अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, मतलब अभी ये कोई एक फॉर्म, स्पेशल ऑर्गन का, स्पेशल सेल का ये इन्होंने फॉर्म नहीं लिया है, उसका अभी तक स्वरूप नहीं लिया है, उससे पहले वाली अवस्था है, अनस्पेशलाइज्ड सेल है। दैट हैव एबिलिटी होता है इसके पास कि डिफरेंट सेल टाइप में ये अपने आप को डेवलप कर सकता है। सपोज कीजिए एक लंग्स है, एक हार्ट है, पेंक्रियाज है, किडनी है, ये सारे जो ऑर्गन है ये सेल के कलेक्शन से बना हुआ है। लेकिन इस तरह के पार्टिकुलर सेल
के ग्रुप से जो ऑर्गन बना है, इससे पहले एक अवस्था था जिस समय में इनका कोई स्पेशल ऑर्गन के रूप में हम नहीं कह सकते थे कि ये ऑर्गन है, बस उसमें वो संभावना है कि वो किसी भी तरह के ऑर्गन में बदल सकता है। तो ये जो संभावना वाला अनस्पेशलाइज्ड सेल है, जो किसी भी तरह के ऑर्गन के सेल टाइप में हो सकता है कन्वर्ट, इस संभावना वाले अनस्पेशलाइज्ड सेल को स्टेम सेल कहते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिकल साइंस में स्टेम सेल्स का बहुत रिलेवेंस है। इसी का पोटेंशियल एप्लीकेशंस क्या है इस जेनोबॉट्स का, वो है जो अभी आप जानते हैं, जो सी है और लैंड है, यहाँ पे प्लास्टिक पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इसको क्लीन करने में इस तरह के रोबोट का योगदान हो सकता है। और मानव का जो विजन है, जो देखने की क्षमता है, उसको रीस्टोर करने में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है। अगर इस तरह के जेनो रोबोट्स मेमल्स के स्टेम सेल से बना हो, तब ये मानव के विजन को रीस्टोर किया जा सकता है इससे। फ्रेंड्स, इससे हम क्लीन कर सकते हैं प्लैक। प्लैक क्या होता है? जो हार्ट और ब्रेन का जो नस होता है, उसमें जो थोड़ा सा आप कह सकते हैं ब्लॉकेज जैसी संभावना जो होता है, कुछ उसमें अटकने लगता है या जिस कारण से रुकता है, उसको जो साफ कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, वो हम इस जेनो रोबोट से कर सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी कैंसरस सेल होते हैं उस पर हम अटैक कर सकते हैं इस रोबोट के हेल्प से, और उसे हम रिमूव कर सकते हैं। तो मेडिकल साइंस में ये बहुत ही बड़ा रिवोल्यूशनरी चेंज ला सकता है। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड प्रोजेक्ट। ये एक जगह है आंध्र प्रदेश में जिसका नाम है सिमहाद्री। वहाँ पे एनटीपीसी ने इस तरह के ग्रिड को एस्टेब्लिश किया है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज में था ये। इट वुड बी प्रीकर्सर, यह एक तरह का अग्रगामी होगा। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो इसके बाद आने वाले समय में और बड़े लेवल पे इस प्रोजेक्ट को शुरुआत किया जाएगा, इस प्रोजेक्ट को लगाया जाएगा, पूरे देश में हर जगह ये हो सकता है। लार्ज स्केल हाइड्रोजन एनर्जी स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए ये एक तरह का प्रीकर्सर है, ये जो सिमहाद्री आंध्र प्रदेश में एस्टेब्लिश किया गया है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? वास्तव में इसको हम प्रोड्यूस किया जाता है वाटर को स्प्लिट करके, बांट करके हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। और ये जो बांटने की प्रोसेस होता है, वाटर पे आप पे इलेक्ट्रोलाइजर यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइजर को यूज करके वाटर को दो भागों में स्प्लिट किया जाता है, एक हाइड्रोजन बनता है, दूसरा ऑक्सीजन बनता है। ये जो इलेक्ट्रोलाइजर होता है ये पावर्ड बाय रिन्यूएबल एनर्जी, मतलब इलेक्ट्रोलाइजर को भी बनाने के लिए हमें किसी ऐसे एनर्जी सोर्स पे डिपेंड नहीं है जिससे कि कार्बन इमिशंस होता है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से ही हम इलेक्ट्रोलाइजर बना करके इससे हम वाटर को स्प्लिट कर सकते हैं। इसका बेनिफिट्स क्या होगा? ऐसे रीजन्स जहाँ की बहुत ज़्यादा कार्बन हो गए हैं, वहाँ पे इस तरह के ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के द्वारा जो हम ग्रीन हाइड्रोजन का सप्लाई करेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन एक तरह के बहुत ही इफिशियंट एनर्जी सोर्स है, तो अगर हम इस तरह की ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एनर्जी वहाँ पे यूज कर देंगे तो हम उस पूरे रीजन को डीकार्बोनाइज कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो हमारा टारगेट है क्लीन एनर्जी गोल्स को उसको प्राप्त करने का, वो भी हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन, इसका जो सस्टेनेबिलिटी है ये बहुत अच्छा है और इजी टू स्टोर है। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन ग्रिड जो अभी वहाँ पे सिमहाद्री आंध्र प्रदेश में लगाया गया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है ट्रांस फैट्स। ये क्या है? WHO ने रिलीज किया है थर्ड रिपोर्ट, उसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट के बारे में कहा गया है कि ट्रांस फैट को एलिमिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए 2021 में क्या क्या कौन कौन कंट्री ने किया है, जिसका टाइटल इन्होंने नाम दिया है काउंटडाउन 2023। इसको याद रखिए, टाइटल जो उस रिपोर्ट का है वो है काउंटडाउन 2023। फ्रेंड्स, इसमें लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ जो हैं, लोअर मिडिल इनकम ग्रुप के जितने भी कंट्रीज़ हैं, उनमें भारत का बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, इसीलिए भारत का स्थान उसमें फर्स्ट है और जो फिलीपींस है उसका दूसरा स्थान है। इसको याद रखिएगा। अबाउट ट्रांस फैटी एसिड क्या है? यह एक दो तरह से पाया जाता है, नेचुरली भी पाया जाता है और इंडस्ट्रियली भी इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है। जो हम कुछ खाते हैं, जो रूमेट्स होते हैं, रूमेट्स मतलब होता है ऐसे मेंबर्स जो दूध देते हैं, उसको रूमेट्स बोलते हैं, जैसे गाय और शिप्स। इनके मिल्क से जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है
उसमें भी ट्रांस फैटी एसिड पाया जाता है। और जो इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड स्नैक्स फूड्स होता है, बेक्ड फूड्स होता है और फ्राइड फूड्स होते हैं, इस 3 तरह के फूड्स जो कि इंडस्ट्री में बनाए जाते हैं, इनसे भी ट्रांस फैटी एसिड को प्राप्त किया जाता है और ये बहुत ही खतरनाक है मानव के हेल्थ के लिए। जैसे ये जो ट्रांस फैटी एसिड्स है, ये हमारे हार्ट अटैक्स की जो संभावना है उसको बढ़ा देता है। एक डाटा है जिसके तहत पूरे वर्ल्ड में लगभग 5,40,000 जो डेथ होता है प्रत्येक साल, वो इसी ट्रांस फैटी एसिड के कारण होने वाले हार्ट अटैक से होता है। और भारत में लगभग 60,000 जो मौतें होता है इसी ट्रांस फैटी एसिड से होने वाले जो हार्ट के प्रॉब्लम है उससे होता है। फ्रेंड्स, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेशनल ऑक्सीजन स्टीवर्ड्स प्रोग्राम। ये क्या है? भारत सरकार ने इसे लॉन्च किया है, खास करके अभी जो कोरोना के पीरियड में, कोविड-19 के पीरियड में पूरे देश में जो ऑक्सीजन को लेकर के एक हाई तौबा मचा हुआ था, उसी के कंटेक्स्ट में भारत ने एक कह सकते हैं कि अपने आप को प्रिपेयर्ड करने के लिए कि पहले से हम सब तैयारी कर लें, उसके लिए भारत सरकार ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। उसमें क्या होगा कि जो हेल्थ वर्कर होंगे उनको ट्रेंड किया जाएगा। सबसे पहले जितने भी मेडिकल ऑक्सीजन है उसका जो वेस्टेज होता है उसको प्रिवेंट करना है और उसका रेशनल यूटिलाइजेशन कैसे हो उसके लिए इस हेल्थ वर्कर को ट्रेन किया जाएगा। ये जो नेशनल ऑक्सीजन स्टीवर्डशिप प्रोग्राम है, इसके तहत आइडेंटिफाइड किया जाएगा ऐसे व्यक्ति को, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको ट्रेंड किया जाएगा और ये जो ट्रेंड प्रोफेशनल होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होगा ऑक्सीजन थेरेपी के लिए और ऑक्सीजन मैनेजमेंट से रिलेटेड ये अन्य चीज़ें भी, और हर डिस्ट्रिक्ट में ये काम करेगा। और इसके अलावा साथ ही साथ ये सपोर्ट करेगा जो ऑक्सीजन का डिलीवरी होता है उसके ऑडिट का जो प्रोसेस है उसमें ये एज ए सपोर्टिंग हैंड होंगे। साथ ही साथ किसी भी ऐसी अवस्था आ जाए जो अचानक आने वाली संभावना है, उसमें जो ऑक्सीजन का डिमांड काफ़ी बढ़ जाता है, उस अवस्था में किस तरह से ऑक्सीजन की प्रिपेयर्डनेस को बढ़िया से किया जाए, इस प्रोसेस में भी ये जो स्टीवर्ड होंगे वो हेल्प करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा नेशनल ऑक्सीजन स्टीवर्डशिप प्रोग्राम था। इसके बाद है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ सिक्योरिटी को लेकर के इंडेक्स जारी हुआ है। इसको जो जारी करने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव्स और एक और है जॉन हॉपकिंस सेंटर फॉर हेल्थ सिक्योरिटी। इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर के ये रिपोर्ट इंडेक्स जारी किया है। लगभग 195 कंट्रीज में जो इपिडेमिक और पेंडेमिक है, इनको लेकर के जो प्रिपेयर्डनेस है उनको ध्यान में रखते हुए ये इंडेक्स जारी किया गया है। इनका की फाइंडिंग क्या है इसमें इंडेक्स में, कि जितने भी इनकम ग्रुप के कंट्रीज़ हैं उनका जो फ्यूचर में होने वाले इपिडेमिक और पेंडेमिक है उनको लेकर के उनका जो प्रिपेयर्डनेस है वो बहुत ही उदासीन है, मतलब संतुष्टिदायक नहीं है, मतलब बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। सारे इनकम लेवल के कंट्री के लिए ये बताया गया है। तो ये जो ऑल है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड में जितने भी कंट्री है सबका ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में जो उनका रैंकिंग था, सारे ओवरऑल जो है वो नीचे आ गया है। और जो भारत का है, भारत का भी नीचे आ गया है इस प्रिपेयर्डनेस के इंडेक्स में। मोस्ट जो कंट्री है उन्होंने एक डेडिकेटेड फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट नहीं बनाया है इस खास करके पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस के लिए। जो इंडेमिक और पेंडेमिक का समस्या आता है उनके लिए पहले से जो हम प्रिपेयर्ड रहें, उसके लिए जो एक डेडिकेटेड फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट हो सकता है, जो फंडिंग हो सकता है, वो मतलब उसके लिए कुछ किया नहीं है। तो ये बहुत ही निराशाजनक स्थिति है। फ्रेंड्स, ये जो आज का वीडियो था, आज का जो हमारा लेक्चर का सीरीज़ था, ये आज का 15वां सीरीज़ था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसीलिए आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपना वैल्यूएबल कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।